जानकारी आपको दे दें, सीएम नायब सिंह सैनी नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करेंगे। बैठक में एनसीआर क्षेत्र के समग्र विकास, आर्थिक गलियारों, नई टाउनशिप के विकास समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा सड़क नेटवर्क को मजबूत कर दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने, पानी की आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था और पर्यावरण से जुड़ी योजनाओं पर भी मंथन किया जाएगा। तो आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। 42वीं बैठक है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में शामिल होंगे। तो एनसीआर में आपको बता दें, विकास को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में समग्र विकास की चर्चा होगी। आर्थिक गलियारों, नई टाउनशिप के विकास समेत कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी, चाहे वो सीवरेज हो, पर्यावरण हो, तो तमाम ऐसी चीजें हैं, चाहे वो कनेक्टिविटी हो दिल्ली की अनेक राज्यों से जो उसके पड़ोसी राज्य हैं, तो तमाम चीजों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे पर हैं। आपको बता दें, सीएम नायब सैनी नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करेंगे। तो आपको बता दें, इस बैठक में समग्र विकास को लेकर चर्चा की जानी है कि विकास को और किस तरीके से गति मिल सके। तो देखिए, अब एनसीआर का हम जिक्र कर रहे हैं, तो एनसीआर से हरियाणा के कितने जिले जुड़ते हैं, अब उनमें किस तरीके से विकास होगा, आगे कैसे दिल्ली से और भी जो राज्य हैं उनसे कैसे कनेक्टिविटी बैठेगी, इसके साथ साथ सीवरेज की व्यवस्था किस तरीके से है पूरे एनसीआर में, पर्यावरण को लेकर भी इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। तो फोकस जो है वो एनसीआर पर है। एनसीआर में किस तरीके से और विकास आगे बढ़े और एनसीआर का जितना भी दायरा है उसमें किस तरीके से विकास को और नई गति मिल पाए, तो तमाम चीजों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। हालांकि यह 42वीं बैठक है एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की, और अब देखना होगा कि इस बैठक में जो भी कुछ होता है उसके बाद इस पर इम्प्लीमेंट कितना होगा। हालांकि अब 41 बैठक हो चुकी है, 42वीं बैठक है, अभी तक का कितना विकास एनसीआर में हो पाया है या आगे और कुछ क्या कुछ होना है, वो तो हालांकि इस बैठक के बाद पता चल पाएगा। क्या कुछ और फैसले लिए गए, किन किन चीजों को लेकर मंथन हुआ, अब उस पर इम्प्लीमेंट कब से शुरू होगा, ये तमाम सवाल हैं। हालांकि बैठक के बाद ही क्लियर होंगे, लेकिन इससे पहले भी जितनी बैठकें हुई हैं उसके बाद अभी तक विकास कितना देखने को मिला है, क्योंकि बड़ा सवाल है। क्योंकि बैठकें आमतौर पर होती हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, वर्क कितना हो रहा है जमीनी स्तर पर, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में अब लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए एनसीआर में विकास को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, लोगों के लिए अगर कनेक्टिविटी की जिक्र कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं सीवरेज को लेकर, पर्यावरण को लेकर, तो इसमें कितना अभी तक काम हुआ है, आगे कितना काम होना है, ये कुछ सवाल हैं जो सभी के जहन में हैं। अब जो बैठक होगी उसके बाद क्या कुछ बैठक में रहेगा, क्या कोई बड़ा फैसला लिया जाता है या फिर कोई बदलाव किए जाते हैं, तो तमाम चीजें जो हैं वो बैठक के बाद ही पता चल पाएंगी। तो देखिए, एनसीआर का दायरा घटा तो संभावित नुकसान भी हो सकते हैं और अगर बढ़ता हुआ नजर आए, क्योंकि अब हो सकता है बैठक में कुछ भी फैसले लिए जाएं, क्योंकि एनसीआर आपको पता है कि कितना लिमिटेड एरिया है, कहां कहां से हरियाणा के जिले हो चाहे और भी जिले हो, कौन कौन से जिले दिल्ली से जुड़ते हुए नजर आते हैं। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। अपराजिता, आज कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की बैठक होनी है, कितने बजे बैठक शुरू होगी, पहले अपडेट चाहूंगी आपसे। बिल्कुल, देखिए चविष्का अभी से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि इस बैठक की अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। तो इस बैठक के लिए वो विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। कौन कौन राज्य के मुख्यमंत्री शामिल रहने वाले हैं, तो सबसे पहले हरियाणा यानी दिल्ली एनसीआर के लगे हुए जो राज्य है उनके मुख्यमंत्री इस बैठक में संभवतः शामिल होंगे। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी से थोड़ी देर बाद विज्ञान भवन पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो भी इस बैठक में संभवतः शामिल रहेंगी। क्या कुछ चीजें इस बैठक में रहने वाली है, तो आने वाले 20 वर्षों में एनसीआर की क्या तस्वीर रहेगी, क्या रोड मैप रहने वाला है, उन चीजों को लेकर विस्तृत चर्चा इस बैठक में की जाएगी। यानी कई बार इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आती है, खासतौर पर अगर हरियाणा की बात करते हैं, कई ऐसे जिले हैं जो एनसीआर के तहत आते हैं, जैसे महेंद्रगढ़ हो गया,
सोनीपत जैसी जगहों की बात की जाए। अब तर्क ये दिया जाता है हरियाणा के द्वारा कि उन जिलों को कुछ खासा फायदा एनसीआर का होने का नहीं हो रहा है और साथ ही वो दिल्ली से काफी दूर है, इस वजह से उन्हें एनसीआर के तहत से हटा देना चाहिए। हालांकि संभवतः इसमें बदलाव इस बार देखने को नहीं भी मिल सकता है। इसके अलावा अरावली को लेकर भी बीते दिनों काफी विवाद देखने को मिली थी, खास तौर पे राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की बात करते हैं। ये तर्क दिया जा रहा था कि अगर अरावली के पहाड़ों के आसपास कंस्ट्रक्शंस किए जाते हैं या उसमें कुछ भी तोड़ा जाता है, यानी जो छोटे पहाड़ है उसे पहाड़ नहीं माना जाएगा। इस प्रकार का काफी विवाद देखने को मिला था, जिस वजह से राजस्थान से आने वाली गर्मी सीधा दिल्ली पहुंचेगी, जिसका नकारात्मक असर राजधानी दिल्ली के प्रदूषण पर, दिल्ली के मौसम पर पड़ता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से संभवतः इसको लेकर भी चर्चा किया जाएगा। इसके साथ साथ इस बैठक का जो एक मोटिव है वो यह है कि जो एनसीआर है उन जो आसपास की जो जगह है उसे काफी डेवलप किया जाए, ताकि जो भार है वो दिल्ली से वो एनसीआर के पास जाए। खास तौर पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद, गाजियाबाद जैसी जो जगह है वहां पर डेवलपमेंट काम ज्यादा हो, जिससे वो जो जगह है वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो इस बैठक का जो मेन मोटिव है, ताकि जो एनसीआर आने वाले समय में यानी दिल्ली एनसीआर काफी डेवलप हो सके, इकोलॉजिकली डेवलप हो सके, प्रदूषण का जो प्रभाव ठंड के समय पर देखने को मिलता है उन सभी चीजों से निजात पा सके, इन सभी चीजों को लेकर विस्तृत इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल अपराजिता, अभी आपने जिक्र किया था, अगर हम एनसीआर की सीमाओं का जिक्र करते हैं, अगर जैसे आपने कहा कि कुछ दूर दराज के अगर जिले हैं तो वहां तक उसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर कई सारी चीजें हैं, हो सकता है कि अब बैठक के बाद तमाम चीजें क्लियर होंगी, लेकिन दायरा बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका कितना असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखिए, हालांकि फिलहाल तो अपडेट यही निकलकर सामने आ रही है कि जो जिले एनसीआर के तहत फिलहाल आते हैं उसमें अभी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ना किन्हीं जिले को मिलाया जाएगा एनसीआर में, ना किसी जो जिले जो पहले से एनसीआर के हिस्से में आते हैं उन्हें हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि फिलहाल जिन जिलों को एनसीआर के तहत रखा गया है विचार विमर्श कर रखा गया था और ज्यादा से ज्यादा उन्हें डेवलप किए जाएंगे, ताकि जो भार है दिल्ली एनसीआर के सबसे करीब के जो जगह हैं, जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसी जगहों पे जो ज्यादा भार पड़ रहा है वो और आगे बढ़े। साथ ही कनेक्टिविटी को लेकर भी देखिए चविष्का इस बैठक में चर्चा की जाएगी, क्योंकि एक तर्क ये दिया जाता है कि काफी दूर है दिल्ली से, मगर गौरतलब ये है कि सभी चीजों को आंकने के बाद यानी 30 मिनट के अंदर अंदर दिल्ली पहुंच सके ऐसी जगहों पे एनसीआर के अंदर रखा गया है, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और बेहतर तरीके से, ताकि जो दूरी का जो एक कारण दिया जा रहा है वो एक मुख्य कारण ना रहे, चाहे आरआरटीएस के जरिए हो जाए, मेट्रो के जरिए हो जाए, रिंग रोड के जरिए हो जाए, इन सभी चीजों पर खासा ध्यान दिया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का बदलाव करने की फिलहाल जरूरत ना पड़े आने वाले समय में। जी बिल्कुल, देखिए अगर ये हम बैठकों का जिक्र कर रहे हैं तो मैं ये भी जानना चाहूंगी अपराजिता, अभी तक जो पहले बैठकें हुई है उसका कितना असर जमीनी स्तर पर देखने को मिला है? क्योंकि बैठक अगर होती है, अब जो उसमें चर्चा की गई है, अब उन कार्यों पर कितना इम्प्लीमेंट किया गया है, ये एक बड़ा सवाल है, तभी असर देखने को मिलता है। बिल्कुल देखिए, ये जो बैठक होने वाली है वो 42वीं बैठक होने वाली है। इससे पहले जितनी बैठक हुई है उन सभी चीजों के बारे में चर्चा भी, अपडेट भी लिया जाएगा, यानी क्या कुछ चीजें पहले जो निर्णय लिया गया था उसका क्या अपडेट है, और साथ ही कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिसका असर आज हम दिल्ली में देख सकते हैं, चाहे रिंग रोड बनना हो, आरआरटीएस हो जाए, रोड की कनेक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं, कई ऐसी चीजें हैं पर्यावरण से जुड़ी हुई जिनका असर आज राजधानी दिल्ली में सकारात्मक तौर पे देखने को मिल रहा है। संभवतः उन चीजों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा किया जाएगा कि आखिर उसके अपडेट के अधिकारियों से उनके अपडेट लिए जाएंगे और आगे कैसे और बढ़ सकते हैं, इम्प्रोवाइज तरीके से और कैसे बढ़ सकते हैं, इन सभी चीजों को लेकर भी विस्तृत चर्चा इस बैठक में हो सकती है। जी बिल्कुल, इस तरीके की भी जानकारी है कि निवेश और रोजगार को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है कि आगे कैसे और रोजगार बढ़े, निवेश किस तरीके से और ज्यादा एनसीआर में हो। अपराजिता।
बिल्कुल देखिए पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहूंगी चविष्का की हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, यानी विज्ञान भवन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। दिल्ली दौरे पे हैं मुख्यमंत्री, इस बैठक के लिए विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। बिल्कुल देखिए, अगर रोजगार की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं, सबसे पहले जरूरी ये हो जाता है कि निवेश अगर दिल्ली में किया जाता है, इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि दिल्ली में उतनी जगह नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी छोटे से प्लॉट का भी बहुत ज्यादा दाम देना पड़ता है। अब अगर यही निवेश सोनीपत में करना हो या फिर महेंद्रगढ़ में करना हो, संभवतः जो जमीन के जो दाम होंगे वो वहां पर कम पड़ेंगे। इसके साथ साथ अब सवाल ये भी उठता है कि क्या लोग वहां पर जाकर रह पाएंगे। अब चूंकि इन्वेस्टमेंट वहां पर की जाएगी, कनेक्टिविटी बेहतर हो जाती है, तो लोगों को अगर लोग गुरुग्राम रह रहे हैं, गाजियाबाद रह रहे हैं, तो उन्हें अब सोनीपत जाकर, महेंद्रगढ़ जाकर काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर 30 से 40 मिनट के अंदर लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल अगर ये जो बैठक है उसका मूल्य कारण ये भी है कि ताकि कनेक्टिविटी बढ़े, ताकि कुल मिलाकर लोगों को रोजगार मिल सके, निवेश बढ़ सके प्रदेश में, यानी आसपास के प्रदेशों में, और जितना ज्यादा निवेश बढ़ेगा उतना ज्यादा जो रोजगार भी बढ़ेगा। अब अगर हरियाणा की बात करें या उत्तर प्रदेश की नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हम बात करते हैं, अब अगर वहां पर रोजगार लोगों को मिलेगा तो भार राजधानी दिल्ली पर डायरेक्टली नहीं पड़ेगी, इससे रोजगार तो बढ़ेगा ही, उसके साथ साथ जो अधिक भार रोजगार की वजह से राजधानी दिल्ली पर पड़ती है वो संभवतः बढ़ जाएगी आसपास के इलाकों में। जी चलिए, इस बैठक पर नजर बना रखिएगा। अपराजिता, आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हरियाणा में मानसून की गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के सभी 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले दिनों तक 3 दिन तक कई क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के चेहरों पर भी खुशी लौट आई है, क्योंकि इससे फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है। तो देखिए, लगातार बारिश हो रही है और अब 3 दिन के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि हरियाणा के तमाम जिलों में बारिश होगी। मौसम हालांकि अभी अगर आप देखें तो तमाम जिले हरियाणा के अभी टेम्परेचर डाउन है, क्योंकि काफी ज्यादा राहत लोगों को गर्मी से मिली है। अब 23 जिलों में से मैं अधिकतर जिलों का जिक्र करूंगी जहां पर अभी तक धूप भी नहीं खिली है, यानी कि सुबह से ही, कल रात से ही कई जिलों में बारिश देखी जा रही है। तापमान कुछ इस तरीके का है कि लोगों को हल्की सर्दी महसूस जरूर हुई है, और अब ऐसे में तापमान जब इतना ज्यादा गिर रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, धूप नहीं निकल रही है, तो ऐसे में टेम्परेचर डाउन हुआ है, लोगों को राहत मिल रही है। लेकिन एक दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें, किसानों के चेहरे पर भी खुशी आ गई है, क्योंकि फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं किसानों की तरफ से आ रही हैं। जो बुआई अब इस मंथ में होती है, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी किसानों को प्राकृतिक रूप से मिल रहा है। जितेंद्र शर्मा पानीपत से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पानीपत में फिलहाल मौसम कैसा, क्योंकि आज तमाम जिलों के लिए हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। जितेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे पानीपत जिले में अभी तापमान कैसा है, क्योंकि बारिश आने की संभावना है या नहीं, या फिर हो सकता है बारिश वहां पर भी हुई हो, क्योंकि कई जिले हैं जहां पर झमाझम बरसात हुई है और प्रतिक्रिया लोगों की ऐसी सामने आ रही है, क्योंकि काफी सुहावना हो गया है मौसम, और एक बार फिर से इस सुहावने मौसम का लुत्फ उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अब देखिए, अब ये टेम्परेचर आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, फरीदाबाद में 29 है अधिकतम तापमान है, न्यूनतम देखेंगे 39, करनाल में 26, कुरुक्षेत्र में 24, ये सब अधिकतम तापमान एक तरफ आप देख पा रहे हैं। और न्यूनतम तापमान का जिक्र करेंगे तो आपने एक तरफ देखा, तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप देख पा रहे हैं 48, 39 तक के करीब ही तापमान पहुंचा है। जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं पानीपत से, अक्षय यादव भी महेंद्रगढ़ से जुड़ गए हैं। अब सबसे पहले मैं जितेंद्र का रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र, पानीपत में अभी टेम्परेचर कैसा है, बारिश आने की संभावना है, अभी बारिश हो चुकी है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए इस समय जो है अगर टेम्परेचर की बात करूं तो 32 डिग्री टेम्परेचर है और नॉर्मल जो है वो 28 है, और आने वाले समय में जो है ये ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री तक जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो है लगातार अलर्ट भी जारी किया हुआ है और लगातार भविष्यवाणी भी की थी कि जिस तरीके से एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत चाहे वो
यमुनानगर हो, करनाल हो, कुरुक्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों के अंदर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती हैं। तो उसका असर जो है दिखाई देने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मानसून को लेकर हम 1 जुलाई तक की संभावनाएं लगा रहे थे, लेकिन अब जो है वो 25 से 30 के बीच में जो है झमाझम बारिशें जो है मानसून की बारिश हो सकती है। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। सर, देखा आपने कि मौसम किस तरीके से लगातार बदला, जैसे कि आपने कहा था पहले कि काफी राहत लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि राहत मिली है, टेम्परेचर डाउन हुआ है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी प्री मानसून एक्टिव हुआ है या फिर अभी भी पश्चिमी विक्षोभ का असर ही देखने को मिल रहा है? सर जी देखिए, जो मानसून से पहले की बारिश होती है तो वो ट्रफ से हो या अपने पश्चिमी विक्षोभ से हो, तभी प्री मानसून एक्टिविटी में आता है। लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, साथ में ट्रफ भी सक्रिय हो रही है बार बार में। तो उसकी वजह से लगातार एक सप्ताह से ही लगातार हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में मतलब प्री मानसून एक्टिविटी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी मानसून काफी धीमी गति से चल रहा है, तो अभी हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में जो संभावनाएं व्यक्त की थी कि हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में जो मानसून है वो जून के एंड तक आएगा, परंतु अभी जिस प्रकार से जो गति चल रही है तो ऐसा नहीं लगता कि अंतिम दिनों में आएगा। ये मानसून जुलाई के प्रथम सप्ताह में आने की संभावना है जी। साथ में लगातार बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं और साथ में ट्रफ सक्रिय हो रही है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नमी आ रही है। तो उसकी वजह से लगातार मौसम परिवर्तन बना हुआ है, बादलवाई होती है और साथ में आंधी अंधड़ के साथ कई जगह 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कल यानी शाम को काफी आंधी अंधड़ देखने को मिली। और कुछ स्थान पर तो जो तेज जो रेतीली हवाओं के गुबार देखने को मिले। लुहारू और सिवानी के आसपास के क्षेत्र में काफी मतलब तेज गति की हवाएं चली और साथ में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर कल ओलावृष्टि भी देखने को मिली। आज सुबह से ही हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में पहले पश्चिमी जिलों पर, जिसमें फतेहाबाद, हिसार और सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और उसके साथ दक्षिणी हिस्सों में, पूर्वी हिस्सों में, मध्यवर्ती हिस्सों में, केवल उत्तरी हिस्सों में ये गतिविधियां कम है। पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में लगातार मौसम में बदलाव और आंधी अंधड़ के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो तापमान बढ़ते हुए जो तापमान थे उस पर कंट्रोल लगा है और हीट वेव लू की भी स्थिति बिल्कुल समाप्त हो गई है हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली से। तो इस प्रकार की गतिविधियां लगातार 20 तारीख तक बनी रहेंगी, क्योंकि 18 तारीख को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से लगातार मौसम में बदलाव रहेगा। जी ठीक है सर, लौटूंगे आपके पास। अक्षय यादव भी हमारे साथ महेंद्रगढ़ से जुड़े हुए हैं। अक्षय, महेंद्रगढ़ का जिक्र करें, वहां भी टेम्परेचर कैसा है, मौसम कैसा बना हुआ है, क्योंकि तमाम जिलों में बारिश हो रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, महेंद्रगढ़ जिले की बात की जाए तो पिछले एक हफ्ता से जो बारिश है वो देखने को मिल रही है और जो हल्की बूंदाबांदी है वो देखने को मिली है। अगर बात की जाए तो कल भी जो बारिश है वो देखने को मिली थी, शाम को तेज अंधड़ है वो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर देखने को मिला था। फिर उसके बाद रात को बूंदाबांदी हुई और सुबह है उसमें मौसम में परिवर्तन देखा गया। सुबह से जो बूंदाबांदी का जो दौर है वो फिलहाल भी जारी है। मेरे पीछे आपको नजर भी आ रहा होंगे कि फिलहाल भी जो बारिश की जो छोटी छोटी फुहार है वो देखने को मिल रही है। इस बारिश से जहां आमजन को गर्मी से जो राहत दी है, साथ ही जो राहगीर है शहर के अंदर या गांव के अंदर, उनकी जो परेशानियां काफी बढ़ा दी है। क्योंकि महेंद्रगढ़ शहर की बात की जाए तो जल भराव की जो समस्या है वो काफी सालों से यहाँ पर बनी हुई है। हर बार जो तमाम अधिकारियों के द्वारा दावे किए जाते हैं कि अब की बार मानसून से पहले तमाम उन नालों और सीवर लाइनों की सफाई की जाएगी, जिसके कारण जल भराव की स्थितियां उत्पन्न न हो। इसको लेकर बाकायदा एसडीएम की तरफ से एक बैठक का भी आयोजन किया गया था कि सभी नालों और सीवर लाइन की सफाई की जाए, लेकिन किसी भी प्रकार का ये कार्य वो धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आया। और शहर की अगर बात की जाए तो आज भी बड़ी बदहाल स्थिति वो शहर की नजर आती है। शहर के जो मुख्य रास्ते उनके ऊपर पानी जो खड़ा हुआ नजर आता है, जिसके कारण वाहन रेंग रेंग कर चलने को मजबूर है। साथ ही जिस प्रकार से वाहन की स्पीड धीमी होती है तो शहर के अंदर जो जाम की स्थिति है वो उत्पन्न हो रही है और जगह जगह शहर के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो नगर पालिका प्रशासन से जो शहर के व्यापारी उनके द्वारा भी अपील की गई थी कि जो नाले हैं उनकी सफाई अब भी समय, क्योंकि जो प्री मानसून है उसकी बारिश देखने को मिल रही है। जब मानसून एक्टिवेट होगा तो उसके बाद शहर का जो बुरा हाल हो जाएगा। इसको लेकर कई बार अपील भी की जा चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि
क्या कदम है वो नगर पालिका प्रशासन की तरफ से उठाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इस बारिश से जो किसान हैं उनके चेहरों पर भी थोड़ी खुशियां वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जो कपास की जो फसल है उसको इस समय वहां पर जो पानी की जो दरकार थी और इस प्रकार से जो प्राकृतिक रूप से जो फसल के अंदर जो सिंचाई का जो काम है इस बारिश के द्वारा किया गया है। बिल्कुल लक्ष्य, तमाम जिलों में इस बार अगर देखा जाए तो बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि इससे पहले ये देखा जरूर गया था कि कुछ जिले ऐसे भी थे जहां बारिश नहीं हो रही थी। हालांकि अब मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी कर दिया गया कि हरियाणा के तमाम जिलों में बारिश होगी। चलिए, बेहद शुक्रिया अक्षय जुड़ने के लिए, जितेंद्र जुड़ने के लिए और डॉक्टर चंद्रमोहन जी आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो 19 जून तक आपको बता दें लगातार बारिश को लेकर संभावनाएं जताई गई हैं। प्रदेश के 23 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम काफी सुहावना हो गया है। 19 जून तक के लिए पूरे हरियाणा में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के सभी 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। अगले 3 दिनों तक कई क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरों पर भी खुशी लौट आई है, क्योंकि इससे फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है। तो लगातार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश के 23 जिलों में आज बारिश का अलर्ट